ओके बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। बच्चे, हम अभी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं एंड अभी हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं डेट इज डायोड सर्किट। ठीक है। डायोड सर्किट में अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने डायोड सर्किट में पहले टॉपिक पढ़ा है बेसिक ऑफ डायोड सर्किट। डायोड का यूज करके हम सर्किट कैसे बनाते हैं, जब डायोड सर्किट में होता है तो किस तरह से इक्विवेलेंट सर्किट बनता है उसका। डायोड जब फॉरवर्ड वाइज में है तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, जब डायोड रिवर्स वाइज में है तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने अगला इसमें देखा था डायोड सर्किट के बाद अगला टॉपिक हमने क्या देखा था जो नेक्स्ट क्लास में हुआ था, बेसिक ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का बेसिक है, डायोड का यूज करके डायोड के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं सर्किट में। जैसे पहला एप्लीकेशन है रेक्टिफायर, फिर हम देखेंगे क्लीपर, फिर हम देखेंगे क्लैम्पर। ओके, ये स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है जो कि क्वेश्चन आते रहते हैं। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे, अगला हमने देखा था बेसिक ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर की हमने उसमें बेसिक पैरामीटर का एनालिसिस किया था, उसकी थ्योरी समझी थी। बेसिक ऑफ रेक्टिफायर में क्या देखा था, रिपल वोल्टेज क्या होता है, रिपल फैक्टर क्या होता है, उसका जो आउटपुट पर एसी आता है उसका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है। फिर हमने फॉर्म फैक्टर देखा था, फिर हमने उसमें क्रस्ट फैक्टर, पीक फैक्टर जिसको बोलते हैं, रेक्टिफायर एफिशिएंसी और ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है। फिर हमने अगली क्लास में स्टार्ट किया था हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ चुके थे, पूरा एनालिसिस किया था बड़े अच्छी तरह से हाफ वेव रेक्टिफायर। देन उसकी अगली क्लास में देखा था फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है बच्चे, तो ये इतना हम देख चुके थे और फुल वेव में हम ब्रिज रेक्टिफायर को पढ़ने वाले हैं। फुल वेव सेंटर टैप्ड तक हम देख चुके हैं। फुल वेव सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर हम देख चुके हैं लास्ट क्लास तक, जिसमें कि हमने सेंटर टैप्ड का पूरा अच्छी तरह से सर्किट एनालिसिस करने के बाद पैरामीटर एनालिसिस किए, एफिशिएंसी एनालिसिस किए, एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे। अब नाउ वी विल सी द नेक्स्ट रेक्टिफायर, फुल वेव नेक्स्ट रेक्टिफायर कौन सा है, डेट इज सेंट ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर, व्हाट इज द नेम, दिस इज द ब्रिज रेक्टिफायर। ये ब्रिज रेक्टिफायर है और ये एक फुल वेव रेक्टिफायर है। फुल वेव रेक्टिफायर को फुल वेव क्यों बोलते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। फुल वेव रेक्टिफायर इनपुट के दोनों हाफ साइकिल के लिए आउटपुट देता है, सो इट इज कॉल्ड अ फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर आपने देखा था, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या कर रहा था, हाफ साइकिल के लिए आउटपुट दे रहा था और दूसरी हाफ साइकिल के लिए आउटपुट जीरो कर रहा था। सो उसको हम हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर दोनों के लिए आउटपुट देता है। ठीक है। तो अब फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट देख लेते हैं, सर्किट किस तरह से बनता है। ठीक है। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है ना, फुल वेव दो तरह के रेक्टिफायर होते हैं हम देख चुके हैं, फुल वेव सेंटर टैप्ड, फुल वेव ब्रिज। सेंटर टैप्ड हम देख चुके हैं, नाउ ब्रिज रेक्टिफायर। सबसे पहले सर्किट देखते हैं, फिर हम इसकी एनालिसिस करते हैं कि इसमें किस तरह से होगा। ठीक है। तो अगेन इनपुट साइड पर हमारा ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है। ठीक है। यहां पर जैसा कि आपको पता है डायोड लगे होते हैं, 4 डायोड होते हैं और 4 डायोड का यूज करके हम यहां पर इसको बनाते हैं। हाँ जी। सो ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। देखते चलें आप, अभी मैं आपको और समझ में आएगा, अभी आपको लग रहा होगा ये क्या बन रहा है, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है। ये आपका यहाँ पर ट्रांसफार्मर आ गया और यहाँ पर ये हम आउटपुट ले लेते हैं आर एल। ध्यान से देखें, ये इसका मतलब होता है वायर एक के ऊपर एक है।
ओके, वेरी गुड। so this is your load, this is your load d1 d2 d3 d4, this is your d1, this is your d2, ठीक है, और this is the d3 and this is the d4। ठीक है क्या, क्लियर हुआ? सिंपल सा अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज योर ब्रिज रेक्टिफायर। एक ब्रिज रेक्टिफायर आपके सामने दिख रहा है जिसमें कि 4 डायोड हैं, D1 D2 D3 D4, है ना। और इन चारों का जो कनेक्शन है, जो चारों की पोलरिटी है, इसी तरह से रखना है। अगर आप पोलरिटी चेंज करेंगे फिर ये फुल वेव रेक्टिफायर की तरह बिहेव नहीं करेगा। पता नहीं कैसा करेगा, आप करके देख लेंगे। ठीक है, चलें। तो यहाँ पर इनपुट साइड पर एज, जैसा हम हमेशा ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, यहाँ पर भी कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर का काम क्या है? वही काम है जो पहले करता था, स्टेप अप स्टेप डाउन, और लास्ट आपने देखा था इट प्रोवाइड द पुश पुल वोल्टेज। यहाँ पर ध्यान से देखें, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे सपोज इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पर इनपुट है Vp साइन ओमेगा टी, और यहां पर सेकेंडरी वाइंडिंग पे आ गया Vm साइन ओमेगा टी, जिसको हम Vi भी बोलते हैं। व्हाट इज दिस? ये वोल्टेज आपके इधर मिल रहा है, और ट्रांसफार्मर का टर्न रेशो है N1/N2, और वी नो डेट N1/N2 इज इक्वल टू Vp अपॉन Vm। सो व्हाई यूजिंग द transformer you can step up or down the voltage at the secondary coil। ट्रांसफार्मर का यूज करके आप सेकेंडरी कॉइल पर वोल्टेज को अप और डाउन कर सकते हो। ट्रांसफार्मर का एक काम ये यहां पर दिख रहा है। अब हमको क्या करना है, जैसे ही हम कोई भी रेक्टिफायर पढ़ते हैं फिर अगला काम क्या होता है, हम उसका एनालिसिस करते हैं ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ ऑफ द इनपुट एंड ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ ऑफ द इनपुट। यही करते हैं कि नहीं करते? फिर पॉजिटिव हाफ में देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है, और फिर नेगेटिव हाफ में देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है क्या? अब हम बात करेंगे पॉजिटिव हाफ में, एक आइडियल और एक प्रैक्टिकल भी देखते हैं। नॉर्मली हमने क्या बात की थी कि हम आइडियल एनालिसिस ही करते हैं, पर थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल पढ़ लेते हैं जिससे आपको आइडिया रहे कि प्रैक्टिकल होता तो क्या होगा, है ना। पता जरूर करना है, हमने बात कर चुके हैं। ओके, तो सिंपल सी बात है। इसके बाद हम इधर बनाते हैं हमारा इनपुट वेवफॉर्म, विच इज बिल्कुल सिमिलर होगी फुल वेव रेक्टिफायर जो हम पढ़ चुके हैं, ब्रिज वैसे ही होगी, कोई भी चेंज उसमें नहीं आएगा। मैं आपको बना के दिखा देता हूं, बिल्कुल सिमिलर होगी, कुछ भी चेंज उसमें नहीं है। दिस इज Vi, जिसका पीक है Vm, जिसका पीक है Vm, एंड दिस इज माइनस Vm। इज इट ओके? सो दिस इज Vi, Vm sin omega t, this is your input at the secondary coil। now what we have to do, हमें इसके ठीक है, हमें इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल के लिए देखना है क्या मिलने वाला है। दिख रहा है? वेरी गुड। ठीक है, क्लियर हो रहा है बच्चे? वेरी गुड, क्लियर हो रहा है। हाँ जी, तो अब हम देखेंगे कि ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ व्हाट विल बी द आउटपुट। आउटपुट आई आर एल के अक्रॉस देखेंगे। आर एल के अक्रॉस हमें क्या निकालना है? आर एल के अक्रॉस हमें लोड करंट और वीओ, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस द आर एल या वी एल। तो मैं यहाँ पर आई एल बना दूंगा और ये यहाँ पर वी एल बना दूंगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, वेवफॉर्म इज बिल्कुल सिमिलर बनेगी। वेवफॉर्म विल बी वेरी सिमिलर टू द सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। सब कुछ सिमिलर ही है, थोड़ा बहुत चेंज है वो बताता हूँ आपको, ध्यान से देखें। तो सबसे पहले ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ व्हाट हैपन, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ ऑफ द इनपुट, यहां पर आपका पॉजिटिव हाफ आएगा। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ, जब यहां पर पॉजिटिव हाफ आएगा, दिस इज योर Vm साइन ओमेगा टी, तो यहां पर पॉजिटिव आएगा और ए वाली बाइंडिंग यहां पर कनेक्ट है, यहां पर नेगेटिव आएगा। पहले इसको समझ लो, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताए, ध्यान से समझे। दिस इज योर प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, दिस इज द सेकेंडरी वाइंडिंग।
एंड ड्यूरिंग दिस पॉजिटिव हाफ, जब यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, देखें, और सेकेंडरी वाइंडिंग का दूसरा एंड यहाँ पर है, सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पर कनेक्ट है, ध्यान से देखें यहाँ पर कनेक्ट है, और इन दोनों पॉइंट के बीच में आपने आरएल लिया है। आरएल मिड में भी लेते हैं, बहुत सारे डायग्राम में आपने मिड में आरएल देखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको उठा के मिड में ले लो, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आरएल को उठा के मिड में ले लो, ठीक है, आप मिड में भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आरएल इन दोनों पॉइंट के बीच में है, बस इतना हमें पता है, ए और एस के बीच में आरएल है, चाहे आप यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, आपकी मर्जी, ठीक है, वेरी गुड। और इन दोनों पॉइंट के बीच में हमारी सेकेंडरी कॉइल है, तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है। अब आप इतना बता दो कि जब आप पॉजिटिव हाफ दे रहे हो तो कौन कौन से डायोड ऑन होंगे, फॉरवर्ड वाइस में होंगे, कौन कौन से डायोड ऑफ होंगे, रिवर्स वाइस में होंगे, बता दो। तो जब हम इधर पॉजिटिव दे रहे हैं तो D2 के इधर पॉजिटिव, पी साइड पॉजिटिव और इधर नेगेटिव आएगा, तो D2 विल बी ऑन, और यहां नेगेटिव है तो D3 तो ऑन होगा नहीं, बट D4 विल बी ऑन। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ D2 एंड D4 विल ऑन एंड D1 एंड D3 विल बी ऑफ। क्या ये समझ में आया? ठीक है, मैं लिख देता हूं और देखें, आप ध्यान से देखें, देखते चलें। आइडियल केस की बात हो रही है मेरे बच्चे, ध्यान से सुने। आइडियल, ठीक है, आइडियल केस में हम बात करें, आइडियल केस में हम बात करें ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ मतलब VI इज ग्रेटर देन 0। आइडियल केस में आपको पता है डायोड कब ऑन होता है, जब इनपुट पर वोल्टेज 0 से ज्यादा हो जाए। प्रैक्टिकल केस में इनपुट पर वोल्टेज 0 से ज्यादा, या मैं कहूं कट इन वोल्टेज से ज्यादा हो। प्रैक्टिकल केस में कट इन वोल्टेज से ज्यादा और आइडियल केस में 0 से ज्यादा। जैसे ही 0 से ज्यादा होगा, आपको पता है कौन कौन से डायोड ऑन होंगे, यहां पर ऑन लिख देता हूं, यहां पर ऑफ लिख देता हूं, यहां पर आउटपुट लिख देता हूं, ठीक है। सो ड्यूरिंग कौन कौन से ऑन होंगे, जब आपका VI ग्रेटर देन 0 है तो कौन कौन से डायोड ऑन हो रहे हैं, ऑन होने वाले डायोड है D2 एंड D4। D2 के इधर पॉजिटिव है, पॉजिटिव इधर है तो D2 ऑन, इधर नेगेटिव है तो D4 ऑन। समझ में आया? D2 एंड D4 ऑन होंगे, D2 एंड D4 ऑन होंगे, D2 एंड D4 विल बी ऑन एंड D1 एंड D3 विल बी ऑफ। आउटपुट वोल्टेज क्या होगा कैलकुलेट करने वाले हैं अभी हम, देखते हैं क्या होता है आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो जरा कोई सर्किट बना के दिखा दे भाई, इसका सर्किट क्या होगा, करंट कैसे फ्लो होगा। चलो मैं सर्किट बना के दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, है ना। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ सर्किट बना रहे हैं अपन, सर्किट को ध्यान से देखें, ठीक है। यहां पर सेकेंडरी कॉइल है, डायरेक्ट सेकेंडरी कॉइल से बना देता हूं, सेकेंडरी कॉइल जो थी हमारी, ठीक है। अब ध्यान से देखें, यहां पर ए वाला डायोड ऑन हो रहा है, ठीक है, ध्यान से देखें, और यहां पर ए वाला डायोड ऑफ हो रहा है, ठीक है, और ए वाला डायोड जो है दैट इज ऑफ एंड ए वाला डायोड ऑन। तो ए तो मैंने बना दिए, कौन सा डायोड ऑन होगा कौन सा ऑफ होगा, और यहाँ पर अब मैं कनेक्शन कर देता हूँ, सेकेंडरी कॉइल इज कनेक्टेड हेयर एंड आउटपुट जो लेना है इसके अक्रॉस लेना है, डेट इज कनेक्टेड हेयर। ए ध्यान से देख लें जरा, इसमें थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर आप देखो D1 D2 D3 D4, D1 D2 D3 D4, देखें ये दोनों ऑफ हो रहे थे, ये दोनों ऑन हो रहे थे। देख लो, किसी को दिक्कत हो तो बता दे, देख लें। ये दोनों ऑन हो रहे हैं, D2 D4 ऑन हो रहे हैं, पॉजिटिव यहाँ है नेगेटिव यहाँ, D2 D4 ऑन, D1 D3 ऑफ, देख लें। तो मैंने इन दोनों को ऑन कर दिया। व्हेन डायोड इज ऑन इन द आइडियल केस दे वर्क एज ए शॉर्ट सर्किट, जब वो ऑन होते हैं तो आइडियल केस में शॉर्ट सर्किट होते हैं, तो मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। और जो ऑफ हो रहा है आपको पता है रिवर्स वाइस में उनको क्या करते हैं,
उनको क्या करते हैं, उनको हम ओपन सर्किट करते हैं। मैंने ओपन सर्किट कर दिया। अब बात आती है कि करंट कैसे फ्लो होगा सर, करंट कैसे फ्लो होगा, ध्यान से देखें करंट कैसे फ्लो होगा है। देखें यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव है। इज इट ओके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव है ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ, देन करंट विल स्टार्ट लाइक दिस। प्लीज सी, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ध्यान से देखें। करंट इस तरह से जा रहा है, ध्यान से देखते चलना है। देखें यहां से करंट स्टार्ट हुआ, दिस 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 दिस, और यहां पर देखें ये ऊपर आ रहा है, ठीक है। देखते चलें, ये करंट यहां गया, करंट यहां गया, यहां गया, फिर देखो इस पॉइंट के बाद देन विल गो हेयर, ठीक है, एंड कंप्लीट हेयर। इज इट ओके और नॉट, ध्यान से देखो पहले, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो करंट कैसे गया। यहां से स्टार्ट हुआ, दिस 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 दिस, देखो देखो देखो, नीचे गया नीचे गया, यहाँ 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 यहाँ, ये वायर एक के ऊपर एक है, कनेक्ट नहीं है यहाँ पे। फिर इस वायर में गया, और फिर यहाँ से जैसे जैसे रास्ता मिलता जा रहा है, यहाँ गया, यहाँ गया, ध्यान से देखो। और ये सेकेंडरी कॉइल में अपसाइड होके, दिस इज द डायरेक्शन। तो हमें देखना है आरएल में करंट की डायरेक्शन चेंज तो नहीं हो रही है। जैसे सेंटर टैप्ड में देखा था हमने, क्या देखा था सेंटर टैप्ड में, कि चाहे पॉजिटिव हाफ हो चाहे नेगेटिव हाफ हो, लोड में करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही थी। हमने क्या देखा था, सेंटर टैब्ड में लोड में करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही थी, वो उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था। इसीलिए हमने दोनों ही केस में आपको जो आउटपुट बनाया था रेक्टिफायर का, वो पॉजिटिव साइड बनाया था। और रेक्टिफायर करता भी क्या है, बाई डायरेक्शनल इनपुट को यूनि डायरेक्शनल में कन्वर्ट करता है। यूनि डायरेक्शनल में तभी मतलब है कि लोड में डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए दोनों हाफ साइकिल में। पॉजिटिव में मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है क्या। अब हम बात करते हैं नेगेटिव की, नेगेटिव की ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल। देखें ध्यान से देखें, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ, पहले मैं सर्किट बना देता हूं, फिर अपन आगे की बात करते हैं। सर्किट बना देते हैं ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ, ठीक है। अब आपको पता है ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ, देखो ए दोनों ऑफ होंगे, ए दोनों ऑन होंगे, क्लियर है। तो ए दोनों ऑन होंगे, ए दोनों ऑन होंगे, और ए यहां पर ऑफ होगा, ऑफ होगा, ठीक है। ए यहां पर ऑफ होगा और ए ऑन होगा। क्या ये बात समझ में आई। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ वी नो डेट, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ यहां पर लोड कनेक्ट है। देखें जरा ध्यान से सुनते चले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी आपको और मैं समझाने वाला हूं, आपको पूरा समझ में आएगा, बस समझें चीजों को समझें। देखें यहां पर D1 D2 D3 D4, D1 D2 D3 D4, D1 एंड D3 ऑन एंड D2 एंड D4 ऑफ, D1 एंड D3 ऑन ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ। देखें जरा ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ, नेगेटिव हाफ बनाता हूं मैं, ध्यान से देखो। नेगेटिव हाफ में यहां पर नेगेटिव आएगा, यहां पर पॉजिटिव आएगा। पहले ये बताओ ये सही बनाया मैंने कि नहीं बनाया। यहां पर नेगेटिव आएगा, यहां पर पॉजिटिव आएगा, और अगर यहां नेगेटिव आ रहा है तो D1 ऑन होगा, और इस पॉजिटिव के कारण D3 ऑन होगा, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। सिंपल सी बात है, जो डायोड पॉजिटिव हाफ में ऑन हुए थे वो नेगेटिव हाफ में नहीं होंगे, और जो नेगेटिव हाफ में होंगे वो पॉजिटिव में नहीं होंगे, अपोजिट होता है। तो यहां पर ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ, दूसरे कलर के पेन से दिख रहा है, यहां नेगेटिव आता है, यहां पॉजिटिव आता है। जब यहां नेगेटिव आता है तो D1 ऑन होता है, इस पॉजिटिव के कारण D3 ऑन होता है। तो आप क्या देख लें यहां पर, जब आपका इनपुट 0 से कम है, ये हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल की बात हो रही है, नेगेटिव हाफ साइकिल की बात हो रही है। जब इनपुट 0 से कम है, नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो कौन कौन से ऑन होंगे आपके, कौन कौन से डायोड ऑन होंगे,
डायोड जो ऑन होंगे D1 एंड D3 हमारे ऑन होंगे और D2 एंड D4 ऑफ होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये नेगेटिव हाफ है और ये ऊपर वाला हमारा पॉजिटिव हाफ है। दिस इज द पॉजिटिव हाफ। ठीक है, ये हमारी एक टेबल बन गई जिसमें आपको दिख रहा है कि इनपुट जब पॉजिटिव हाफ में है ग्रेटर देन जीरो है तो कौन ऑन ऑफ है, जब नेगेटिव हाफ में है लेस देन जीरो है कौन ऑन ऑफ है। अब आपके लिए यहाँ पर सर्किट बनाना है जो कि मैं बना चुका हूं। यहाँ पर ये दोनों ऑन है, ये ऑफ है। अब आपको बस इतना सा पता करना है डायरेक्शन ऑफ करंट क्या सिमिलर है कि चेंज हो रही है, इसको देखना है। यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है सर ऐसा पॉजिटिव कैसे हो गया? बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। देखो ये पॉजिटिव है यहाँ पर, ये नेगेटिव है ना ड्यूरिंग। और यहाँ पर पहले यहाँ पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हाफ में था नेगेटिव हाफ में, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों? यहाँ पे आपका Vm साइन ओमेगा टी यहाँ पर है। दिस इज द Vm साइन ओमेगा टी सेकेंडरी कॉइल पर। तो यहाँ पॉजिटिव है, करंट विल फ्लो लाइक दिस। यहां से करंट स्टार्ट होगा और यहां पहले नीचे जाएगा, जैसे जैसे करंट को रास्ता मिलता जाएगा देन यहां आएगा। यहां के बाद रास्ता देखो ऊपर की साइड जा रहा है, देखो सुन देखते चलो आप। यहां गया, अब रास्ता वहां पे करंट को कैसे मिला, यहां देखो यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया। और ध्यान से देखना बच्चे, देखो इधर, ये देखो ये देखो यहां गया और ये यहां मिल गया। तो मैं सबकी डायरेक्शन आपको बना दूं, देखो जरा ध्यान से देखो। सही है क्या? वापस से बना देता हूं, देखे करंट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव देन गो दिस 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 दिस, यहां पर यहाँ यहाँ ये एक के ऊपर एक जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं तो मैं दोबारा से बना देता हूं, ठीक है। ए गया, यहाँ 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 गया, ठीक है। यहाँ इसको ऊपर बना देता हूँ नहीं तो किसी को कंफ्यूजन हो। यहाँ गया और यहाँ गया, अब तो ठीक है, ठीक है। ए ए ए ठीक है, ओके वेरी गुड। सो if you see in both cases current in the RL flow in the same direction. Direction of current, if you see this is downward, if you see this is downward. So करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, इनपुट आपका बाई डायरेक्शनल है, इनपुट पॉजिटिव हाफ में पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव हाफ में नीचे की साइड है, बट करंट इन द आरएल इज नॉट चेंज, सो इट इज द बाई डायरेक्शनल टू यूनिडायरेक्शनल कन्वर्टर और ये रेक्टिफायर ही करता है। ठीक है, अब इसमें जरा सा कैलकुलेशन करना है आपको, तो कैलकुलेशन कर लें। इसमें मुझे IL निकालना है, ये IL निकालना है। व्हाट विल बी द IL, कोई बता सकता है IL क्या होगा? यहाँ पर IL बहुत ही आसान है, IL विल बी IL इज इक्वल टू सिंपल। अगर आप इस सर्किट को देखें तो इस सर्किट को देखेंगे तो IL इज इक्वल टू दिस इज Vm साइन ओमेगा टी अपॉन RL। IL इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी अपॉन RL और IL इज इक्वल टू जो आएगा लोड करंट दैट इज Im साइन ओमेगा टी एंड व्हाट इज द Im इज द पीक करंट एंड दैट इज इक्वल टू Vm अपॉन RL। और इसी तरह से आप इसके अक्रॉस लोड भी निकाल सकते हो, VO इज इक्वल टू IL इंटू RL, और जैसे ही IL में RL को मल्टीप्लाई करोगे VO इज इक्वल टू सिमिलर आपको Vm साइन ओमेगा टी मिलेगा जो कि VI के बराबर है, डेट इज योर इधर 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 है VI इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। सिंपल सा सर्किट है, आपको ये सर्किट देखें यहां पर शॉर्ट सर्किट हो गया, यहां शॉर्ट सर्किट हो गया, सिंपल सी बात है, केवल ये लोड है और केवल यहां पर वोल्टेज है Vm साइन ओमेगा टी। तो सिंपल यही तो हमारा सेंटर टैप्ड में आया था, यही था लोड करंट Im साइन ओमेगा टी, लोड वोल्टेज Vm साइन ओमेगा टी, लोड वोल्टेज VI के बराबर है। इस केस में VI के बराबर है, इस केस में लोड वोल्टेज
आप देखें माइनस वी आई के बराबर है, तो देखें वीओ इज इक्वल टू वी आई एंड यहां पर वीओ इज इक्वल टू माइनस वी आई। माइनस वी आई क्यों लिख दिया बताओ? क्योंकि आउटपुट पर वोल्टेज इनपुट से अपोजिट मिल रहा है। अपोजिट का मतलब क्या होता है, इसको आप वेवफॉर्म में समझ सकते हैं, ध्यान से देखें। आई एल इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, ये मैंने वेवफॉर्म बनाई आई एल के लिए। ऐसा क्यों बनाया, कोई बता सकता है? क्योंकि हमें पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ दोनों के लिए एक ही डायरेक्शन में करंट मिल रहा है, इसीलिए मैंने एक ही डायरेक्शन में बनाया। और व्हाट इज दिस? दिस इज द आई एम, ये हमारा आई एम है, ये पॉजिटिव है। ऐसा ही तो हमें सेंटर टैप्ड के लिए मिला था। यस, सेंटर टैप्ड और ये अलग अलग थोड़ी है, बिल्कुल आउटपुट सिमिलर है, दोनों में सब कुछ सिमिलर है। अलग क्या है मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुने। और VL, VL भी क्या होगा? VL भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि आपका VI है। VL इक्वल टू VI होता है, बस थोड़ा सा चेंज आता है कि ये अपोजिट हो जाता है, इसीलिए ड्यूरिंग नेगेटिव आप देखें अपोजिट मिल रहा है। अपोजिट क्यों मिल रहा है? क्योंकि लोड में डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, डेट इज द VM। सो यहां पर नेगेटिव हाफ में आपका आउटपुट नेगेटिव VI है, समझ में आया? नेगेटिव हाफ में आउटपुट और इनपुट सिमिलर है, बस अपोजिट आ गया, इसलिए मैंने यहां पर नेगेटिव VI लिखा। क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी, बिल्कुल हमने पहले भी पढ़ी हुई है सेंटर टैब्ड में। अब आप चाहें तो इसके लिए क्या ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स भी बना सकते हैं, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स भी बना सकते हैं, सिंपल सी बात है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है मैं बता चुका हूं। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स इनपुट और आउटपुट में क्या रिलेशन है। ए इनपुट यहां पर 0 है, 0 से जैसे ही ऊपर जाओगे तो आपको VO और VI सिमिलर मिलेंगे। VO और VI बिल्कुल सिमिलर हैं। जब आप 0 से ऊपर जा रहे हो तो बिल्कुल आपको इस तरह से स्लोप मिलेगा जिसकी वैल्यू 1 होने वाली है। क्या ये समझ में आया? जब आपका इनपुट VI 0 से बड़ा है, जब इनपुट 0 से बड़ा है, VI इज ग्रेटर देन 0, देन यू विल गेट सिंपल, दोनों बराबर है। और जब आपका VI 0 से छोटा है, VI 0 से छोटा इस साइड है, और जब 0 से छोटा है तो VO माइनस VI के बराबर है, तो आपको इस तरह से नेगेटिव स्लोप मिलेगा, दैट इज लाइक दिस। ये नेगेटिव स्लोप है, S इज इक्वल टू -1। दिस इज द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर। समझ में आ गया? अब कोई बोले सर आइडियल के लिए तो आपने बता दिया है, प्रैक्टिकल के लिए? भाई प्रैक्टिकल के लिए अभी आपको कुछ नहीं करना है। प्रैक्टिकल के लिए सिंपल सी बात है, ये डायोड अभी आइडियल हैं तो यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट हो रहे हैं। प्रैक्टिकल केस में यहाँ पर क्या लगा देते हो आप बताओ, क्या लगा देते हो? डायोड को मैं अलग कलर के पेन से लिख रहा हूँ, ध्यान से देख लें। जब प्रैक्टिकल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम जो भी डायोड ऑन होता है उसे एक बैटरी और एक रजिस्टर से रिप्लेस करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर भी इसको एक बैटरी और रजिस्टर से रिप्लेस कर देते हैं, बस। तो हमने कैलकुलेशन कर रखी है, जो हमने सेंटर टैब्ड में की है बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेशन है यहाँ पर भी प्रैक्टिकल के केस में। प्रैक्टिकल के केस में कैलकुलेशन में कोई भी अंतर नहीं आएगा, वैसे ही रहेगी। प्रैक्टिकल के केस में आप देखेंगे यहां पर बस देखना है इनपुट, जब पहले वहां पर सेंटर टैब्ड में सिंगल डायोड था, यहां पर 2V गामा की जरूरत होगी, 2V गामा। दिस इज RF एंड दिस इज RF। इज इट क्लियर? प्रैक्टिकल के केस में इस तरह से सर्किट बनेगा। आपको दिख रहा है क्या? ये जो मैंने अलग कलर के पेन से बनाया है डेट इज प्रैक्टिकल, अलग कलर के पेन से बनाया है, प्रैक्टिकल है, बाकी पहले का आइडियल है। जो अलग कलर के पेन से बना है ये हमारा प्रैक्टिकल सर्किट है। प्रैक्टिकल के केस में बस हमें क्या देखना है, यहां पर वोल्टेज और रजिस्टर लगा देना है। और अगर आप देखें तो यहां पर कुछ भी चेंज नहीं आएगा। अब इनपुट जब V गामा से ऊपर होगा, कितने V गामा से? 2V गामा। इज इट ओके और नॉट? यहां पर 2V गामा क्यों बोला? क्योंकि देखें
प्रैक्टिकल के लिए लिख दूं, जरा मैं ध्यान से सुनते चलें, ठीक है, बस लिख रहा हूं। समझ, देखो प्रैक्टिकल के केस में अगर आ जाए समझ में तो ठीक है, नहीं आ जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिकल डायोड के केस में कम आते हैं, बट पता होना चाहिए, है ना। आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि भाई अगर डायोड आइडियल की जगह प्रैक्टिकल होता तो क्या होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जब आपका डायोड प्रैक्टिकल है तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, आपका इनपुट, जो पहले इनपुट आपका, ध्यान से देखना बच्चे, VI ग्रेटर देन 0 के लिए काम हो रहा था, अब 2V गामा के ऊपर काम होगा। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई। 2 कट इन वोल्टेज जब तक नहीं होगा, जब तक आपका डायोड, अब डायोड ऑन कौन से होंगे, डायोड ऑन तो D2 और D4 ही होंगे, और डायोड ऑफ, ऑफ कौन से होंगे, D1 एंड D3 ही होंगे। कुल मिला के यहां पर आपका इनपुट जो है वो 2 गामा से ऊपर हो, 0 से ऊपर नहीं चाहिए, क्यों, इसे चाहिए V गामा, और V गामा ऑन होने के लिए जब यहां पर पॉजिटिव है यहां पर नेगेटिव है, तो इस पॉजिटिव के कारण ए वाला डायोड ऑन होगा, बट ऑन कब होगा, जब इसको मिनिमम कट इन वोल्टेज मिल जाए। ए वाला डायोड भी ऑन होगा, पर ये ऑन कब होगा, जब मिनिमम कट इन वोल्टेज मिल जाए, क्योंकि आप यहां से सर्किट में देखो, ये डायोड ऑन होने के बाद इतना वोल्टेज खाएगा, ए भी इतना वोल्टेज लेगा, इसलिए इनपुट को इससे ऊपर होना पड़ेगा तभी वो ऑन होगा, इसलिए मैंने ये लिखा है, और ये दोनों ऑफ हो जाएंगे। और ध्यान से देखो, इनपुट जब -2V गामा के नीचे है, इनपुट 0 से नीचे नहीं चाहिए, इधर तो 0 से नीचे काम हो रहा था, जब -2 गामा से नीचे है, -2 गामा क्यों, क्योंकि जब नेगेटिव आएगा ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, पहले तो 0 से नीचे पर ही नेगेटिव के केस में ए ऑन हो रहा था, ए ऑन हो रहा था, बट अब नेगेटिव में इसको भी गामा चाहिए, इसको भी गामा चाहिए, तो अगेन द सिमिलर थिंग, यहां पर नेगेटिव के केस में ए वाला डायोड भी हमारा, अलग कलर के पेन से लिख देता हूं नहीं तो अभी आपको दिक्कत हो जाएगी, हाँ जी, ए वाला भी भी गामा लेगा, रजिस्टर लेगा, ए वाला भी गामा लेगा, रजिस्टर लेगा, तो ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ ए दोनों ऑन होंगे, पर वी गामा नेगेटिव वी गामा से नीचे, नेगेटिव वी गामा से नीचे, तो ये वाले क्या होंगे, ऑन कौन से होंगे, D1 एंड D3, ऑफ कौन से होंगे, D2 एंड D4। ये आप इधर भी देख सकते हो वेव फॉर्म पे, दिस इज योर वी गामा, दिस इज योर -V गामा, जब इनपुट इससे ऊपर है तब यहां पर आउटपुट मिलना चालू होगा, ठीक है। अब आपकी वेव फॉर्म इनपुट साइड और आउटपुट साइड, और जब इनपुट इससे नीचे आएगा तब आपको यहां मिलेगा, जब आपका इनपुट पॉजिटिव हाफ में भी गामा से ऊपर होगा, पॉजिटिव हाफ में भी गामा से ऊपर होगा तब आपको ये मिलेगा। तो इस तरह से आपने देखा होगा, जो मैंने लास्ट में भी बताया था, अब आपको इस तरह से वेव फॉर्म मिलेगी, याद है पिछली बार, और यहां पर भी इसका पीक घट जाएगा, ए देखो, वेरी गुड, यहां पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चे, बिल्कुल आसान सी बात हो रही है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ए भी गामा से घट रहा है, तो देखो भी गामा से घटेगा तो यहां से वेव फॉर्म यहां से मिलेगी, ए -V गामा है यहां तक, फिर अगली वेव फॉर्म यहां से मिलेगी, ठीक है, क्या क्लियर है, समझ में आ गया, सिंपल। और इन दोनों के बीच में भी गामा और -V गामा, प्लीज लिसन केयरफुली, इसके और इसके बीच में क्या होगा, कोई बता सकता है, ए हमारा V गामा है और ये -V गामा है, इसके नीचे, प्लीज लिसन केयरफुली, -V गामा के नीचे ए दोनों ऑन होंगे, नेगेटिव हाफ आएगा, इस पॉजिटिव V गामा के ऊपर ए दोनों ऑन होंगे, और इन दोनों के बीच में क्या होगा सर, इन दोनों के बीच में क्या होगा, समझ में आ रहा है, जब भी इनपुट इससे ऊपर है, प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं, समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है,
कभी कभार इस पे क्वेश्चन आता है। आइडियल तो सबको समझ में आ गया होगा, इस बात की गारंटी है। प्रैक्टिकल को समझने की कोशिश करें, है ना प्लीज। हाँ जी, मैं बोल रहा हूं जब आपका इनपुट वी गामा से ऊपर है, तो आपका इनपुट वी गामा से ऊपर है तो पॉजिटिव केस में आपका D1 ऑन होगा, D3 ऑन होगा। जब आपका इनपुट माइनस वी गामा से नीचे है, मतलब नेगेटिव हाफ है, तो आप इस केस में D2 ऑन होगा, D4 ऑन होगा। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा भैया? कोई ऑन नहीं होगा। इन दोनों के बीच में ना तो ये दोनों ऑन होंगे ना ये दोनों होंगे। ड्यूरिंग द जब आपका वी आई वी गामा से ऊपर है और माइनस वी गामा से नीचे है, ठीक है, इस केस में आपका कोई भी ऑन नहीं होगा। इस केस में सभी ऑफ होंगे, कोई भी ऑन नहीं होगा। ऑल डायोड विल बी ऑफ। ठीक है क्या? ठीक है, 2 गामा चाहिए, 2 भी गामा, 2 गामा। ठीक है क्या? यहां पर 2 भी गामा होना चाहिए, सिंगल नहीं, सिंगल उसके लिए था, ये 2 भी गामा से ऊपर होगा। ठीक है क्या? ये तो बात हो गई प्रैक्टिकल। आइडियल आपको समझा दिया, प्रैक्टिकल आपको समझा दिया। ठीक है, प्रैक्टिकल आपको समझा दिया। अब हम बात करते हैं जो कैलकुलेशन करना है हमें। आपने अभी क्या निकाला, ध्यान से देखें। दिस इज योर IL, IM साइन ओमेगा टी, एंड दिस इज योर VO। ठीक है, और आपका आउटपुट ए आ गया। आइडियल वाला जो ग्रीन में है वो आइडियल है, उसको ही लेके ही चल रहा हूं। जो ग्रीन में है डेट इज आइडियल, और जो सेकंड कलर जो बना हुआ है, जो नीचे बना हुआ है, थोड़ा सा इसका पीक घट जाएगा, डेट इज प्रैक्टिकल। यहाँ पर 2 भी गामा चाहिए रहता है दोनों डायोड के लिए, एक एक भी गामा प्रैक्टिकल के केस में। ठीक है, वेरी गुड। तो अब मैं आपके सामने यहाँ पर कैलकुलेशन वापस से करता हूं। VL इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी एंड IL इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। ये हमें पता है। ठीक है क्या? दिख रहा है? वेरी गुड। अब हमें सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन करना है रिपल फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, इन सब का। तो क्या करना पड़ता है? आपको पता है इन सभी के कैलकुलेशन के लिए आपको IDC, है ना, VDC और IRMS, VRMS निकालना होता है। बिल्कुल वही फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैं IDC की बात करूं तो IDC का फॉर्मूला वही रहेगा, 1/पाई। 2 पाई को पाई कर दिया, क्योंकि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान से देखो, IDC निकालने में मैंने याद है लास्ट में बताया था कि यहाँ पर 2 पाई होता है, हमने पाई लिखा है। क्यों लिखा है हमने पाई? क्योंकि अब आपका टाइम पीरियड पाई बचा। पहले यहां से 0 से 2 पाई था, यहां से यहां तक टाइम पीरियड था। नाउ द टाइम पीरियड इज 0 से पाई। इसलिए आप जो एवरेजिंग कर रहे हो, जो DC निकाल रहे हो, वो 0 से पाई पर करेंगे। और IM साइन ओमेगा टी D ओमेगा टी, और ये पूरा कैलकुलेशन करोगे तो जो IDC की वैल्यू आने वाली है, डेट विल इक्वल टू 2IM/पाई। इसी तरह जो VDC की वैल्यू आने वाली है, VDC की वैल्यू आने वाली है, डेट इज इक्वल टू 2VM/पाई। इसी तरह IRMS का फॉर्मूला मैंने बता दिया है। इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखना है और आंसर आ जाएगा। वैल्यू में मैं रख ही देता हूं, बस आपको कैलकुलेशन करना है। IM का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी D ओमेगा टी अंडर रूट। और जब पूरा ये कैलकुलेशन करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, तो IRMS की वैल्यू आएगी IM/√2, और VRMS की वैल्यू आएगी VM/√2। सो आप देख रहे हो कि इस केस में IDC और IRMS, VDC, VRMS बिल्कुल सेंटर टैप्ड के बराबर है। आना भी चाहिए ना भाई, आना भी चाहिए, है ना। सेंटर टैप्ड के बराबर तो आएगा ही ना, क्योंकि ये आउटपुट तो एक जैसे है ना। IM साइन ओमेगा टी तो एक ही जैसा आया, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ हमारे। तो जब इनमें कोई चेंज नहीं है तो फॉर्मूले में चेंज कैसे आएगा? तो ब्रिज रेक्टिफायर
और सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर में आपका रिपल फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, क्रस्ट फैक्टर, इफिशियंसी कुछ भी चेंज नहीं आएगी, ट्रांसफर यूटिलाइजेशन फैक्टर चेंज होने वाला है, देखते हैं। ठीक है, सिंपल है। तो हम बात कर रहे थे, यहां पर आ गए। अब हम बात कर रहे हैं कि फॉर्म फैक्टर निकाल के दे दो। भाई फॉर्म फैक्टर तो आपको पता है, सिंपल सी बात है। व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर? फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू VRMS अपॉन VDC। VRMS वैल्यू आप निकाल चुके हो, डेट इज VM/√2, VM/√2, and VDC is the 2VM/pi. So what is the VRM and what is the form factor? Form factor is pi upon 2√2, और पाई में 2√2 से भाग दो तो 1.11 आ जाएगा, that is form factor is 1.11. And what is the ripple factor? रिपल फैक्टर इज इक्वल टू फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1, वैल्यू पुट कर दो तो रिपल फैक्टर 0.48 आ जाएगा, याद कर लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, फुल वेव के लिए रिपल फैक्टर याद करना है, जरूरी है। फिर क्रस्ट फैक्टर, व्हाट इज द क्रस्ट फैक्टर? पीक अपॉन RMS। ठीक है, ये आएगा। तो RMS वैल्यू क्या है इसकी? RMS वैल्यू क्या है? RMS वैल्यू क्या है? VM/√2. This is the peak y. Peak upon RMS. This is the √2. Crust factor is √2. Now the efficiency. Efficiency is also similar, जो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, efficiency में भी कोई चेंज नहीं आएगा। Efficiency will always similar as the center tapped. Center tapped में भी वही है, efficiency के फॉर्मूले में भी वही आएगा। What is the formula of the efficiency? Efficiency का फॉर्मूला क्या है? आउटपुट DC पावर अपॉन इनपुट AC पावर, और DC पावर वही IDC स्क्वायर इंटू RL, IDC स्क्वायर इंटू RL, और इनपुट के लिए RMS का स्क्वायर इंटू RL। अगेन मैंने बताया था, इनपुट की साइड से देखोगे तो आपको RL भी दिखेगा, और अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो यहां पर आपको 2RF भी दिखेगा, और RS/2 उस केस में था सेंटर टैब में, और यहां RS। ठीक है, प्रैक्टिकल, बट आइडियली कोई दिक्कत नहीं है, एक काट दो, IDC IRMS की वैल्यू रख दो, इंटू 100% आप करोगे तो आप कैलकुलेशन में देखोगे 0.812 इंटू 100%, तो आंसर कितना आ गया? 81.2% इज द एफिशिएंसी ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर, जो कि सिमिलर है, 81.2। इज इट ओके? नाउ द ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर इज मैक्सिमम, दैट इज 0.812, also similar to the efficiency. Transformer utilization factor is highest, that is also equal to 0.812. That is very important, क्योंकि इसमें ट्रांसफॉर्मर का यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये है कि ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर इज हाई इन दिस केस। व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर? आउटपुट DC पावर अपॉन रेटिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। व्हाट इज द रेटिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर? VRMS इंटू IRMS। कैलकुलेशन करके सब मैं बता चुका हूं, केवल वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे, जरूरत नहीं है आपको, है ना। डेरिवेशन हर एक जगह के डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, जहां पर जरूरत है वहां मैं बता रहा हूं, प्लीज लिसन केयरफुली, है ना। नहीं, बहुत से बच्चों के दिमाग में आएगा सर आपने ये करके ही नहीं दिखाया। अब मैं 2 जगह करके बता चुका हूं, अब यहां पर करके टाइम का वेस्टिंग है। जब मैं आपको ऑलरेडी हाफ वेव में हमने डिस्कस किया है इसे, है ना, इसे हम सेंटर टैब में डिस्कस कर चुके हैं। अब आप अगर यहां पर भी इसका डेरिवेशन चाहते हो तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। अगर ऐसे में हर एक का डेरिवेशन करेंगे तो अपन सब्जेक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे 100 आवर्स में, 100 घंटे का सब्जेक्ट हो जाएगा। और वो तो मैं करा दूंगा, पर इसके साथ साथ आपको आएगी बोरियत, जब सब्जेक्ट एक टाइम से लंबा चला जाए। अभी आप देख रहे होगे, जैसे मैंने अभी इसमें प्रैक्टिकल एनालिसिस बताया था, कुछ बच्चों को उसी में ही लग रहा होगा अरे यार क्या बता दिया, जरूरत ही नहीं थी प्रैक्टिकल की।
बच्चों को लगता है आसान आसान बताते रहो, जो उनको मजा आए पढ़ने में। भाई कुछ ऐसी चीज भी तो आपको पढ़ना पड़ेगी जो कि आपकी रैंक लाने वाली है। याद है हमने ये बात डिस्कस की है। देखें आज के समय में जो कंपटीशन है बहुत ज्यादा हो गया है, ये हम सबको पता है। अब अगर आप बिल्कुल आसान पढ़ के जा रहे हो तो आप उस बच्चे के बराबर हो जो अभी नया नया 2-4 महीने से पढ़ना शुरू किया है। उसने भी पढ़ रखा है आसान, तो ये सभी ने पढ़ रखा है, ये सब ने रट रखा है। ये एफिशिएंसी आपको पता है आजकल 12th के बच्चे रट लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सबको पता है। अब आपको अलग कैसे होना है, जब आप कुछ ऐसा पढ़ के जाएं जो कि किसी और ने कम पढ़ा हो। ऐसा नहीं है कि आप ही ये कोई महान ज्ञाता हो आप ही पढ़ के जाओगे, नहीं। वो पढ़ेगा कौन, जो थोड़ा सा डीप स्टडी करता है ना। जैसे मैंने क्या बोला कि सबसे पहले हमें पढ़ना है बेसिक। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली आप डीप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। पहले बेसिक पढ़ेंगे, फिर एक बार बेसिक पर कमांड हो गई थोड़ा सा ऊपर लेवल पर आएंगे, फिर यहां कमांड हो गई फिर और ऊपर लेवल पर आएंगे। तो और ऊपर लेवल पर आपके इसके प्रैक्टिकल एनालिसिस है ना। और ऊपर लेवल पर प्रैक्टिकल एनालिसिस है जो मैं आपको समझा रहा हूं। हो सकता है कभी कभार आपसे पूछ लें कि प्रैक्टिकल केस में एफिशिएंसी क्या होगी। प्रैक्टिकल केस में एफिशिएंसी 81.2% से कम होगी। बता चुका हूं मैं सेंटर टैब में क्यों होगी, क्यों प्रैक्टिकल केस में ये आरएल से आरएल नहीं कटेगा। प्रैक्टिकल केस में मैंने सेंटर टैब में आपको बताया है ऊपर आरएल है तो नीचे प्रैक्टिकल के केस में आपको जो रजिस्टर मिलने वाला है डेट इज आरएस, सेकेंडरी कॉइल का रेजिस्टेंस। इस केस में 2RF आ जाएगा। 2RF, दो डायोड है, हर डायोड का आरएफ और अब आरएल। तो ये हमको रेजिस्टेंस और मिलेंगे नीचे, अकेला आरएल नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल 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 इस केस में एफिशिएंसी इससे कम आएगी। तो ये क्वेश्चन है, पूछ लें आपसे कि व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द प्रैक्टिकल फुल वेव रेक्टिफायर इक्वल टू दिस। पहले ऑप्शन पे यही लिखा होगा, दूसरे पे लिखा होगा ग्रेटर देन दिस, तीसरे पे लिखा होगा लेस देन दिस और चौथे पे लिखा होगा नन ऑफ दीज। बच्चे फटाफट इसको मार देंगे, सब रट रखे हैं, इसी को ले देंगे, इसी को फटाफट। आंसर सबका गलत। इसलिए बोल रहा हूं थोड़ा सा हाई लेवल का भी पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप वो नहीं पढ़ोगे जब तक वो समझ में नहीं आएगा आपको हाई लेवल का पढ़ने बिना, है ना। ठीक है, हाई लेवल का पढ़ोगे तो आपके रैंक बनेगी, आपके वो मार्क्स आएंगे जो आपको दूसरों से अलग करने वाले हैं। आपके वो मार्क्स आएंगे जो आपको अंडर 10 रैंक में लाएंगे। कभी कभी आप देखते हो ना सीटें बहुत कम होती हैं, 10 सीटें 20 सीटें 50 सीटें। तो अब भाई 50 सीटों में तो वही बच्चे आएंगे जिन्होंने मेहनत ज्यादा कर रखी है। ऐसा तो नहीं है कि जिन्होंने पढ़ रखा है बस बताओ हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है और क्या से काम करता है, ये तो सभी ने पढ़ रखा है। तो सभी बच्चे कैसे 50 नंबर 50 रैंक के अंदर आ जाएंगे। 50 तो सीटें ही हैं केवल, बताओ आप, सोचो जरा खुद से। तो अब कौन बच्चे 50 सीटों के अंदर आने वाले हैं, वो बच्चे 50 सीटों के अंदर आने वाले हैं जिन्होंने कुछ अलग पढ़ रखा है। क्योंकि सिलेक्शन अगर मान लो 40-45 मार्क्स जाएगा तो उसमें से 30-35 मार्क्स के क्वेश्चन तो बड़े आसान आने वाले हैं जो सबको पता है। मेन सिलेक्शन जो डिसाइड करेगा लास्ट के 5 और 10 नंबर करेंगे। 35 नंबर के बाद सपोज मैं मान के चल रहा हूं 45 नंबर कट ऑफ जा रहा है, या मान के चल रहा हूं 40 नंबर कट ऑफ जा रहा है 50 में से, तो 30 नंबर तक तो सभी बच्चे जो ठीक ठाक पढ़ रहे हैं सब ले आएंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात। अगर कोई एक एग्जाम है जिसमें 50 नंबर का पेपर है और आउट ऑफ 50 में मान के चल रहा हूं 40 नंबर पर सिलेक्शन हो रहा है और सीटें केवल 50 ही हैं, 50 सीट्स हैं केवल। अब इन 50 सीट्स पर 40 नंबर लाने के लिए आपको मेहनत करनी है, जो जड़ से अच्छी तरह से मेहनत करनी है वो 30 से 40 नंबर तक लाने के लिए करनी है। 30 नंबर तक की मेहनत तो क्या है, आप बेसिक बेसिक पढ़ लोगे, इधर उधर तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे हो जाएगा। पर 30 से 40 के लिए भाई ये बाल है ना, बाल गिर जाना है आपके। बहुत से बच्चे बोलते हैं भाई तैयारी करते करते सर बाल सफेद हो गए। बिल्कुल भाई, मैं खुद जब दिल्ली में था 3 साल में ये बाल पूरे सफेद हो गए, मेरे ब्लैक एकदम काले। तो भाई मेहनत तो करना पड़ेगी आपको, बिना उसके नहीं होगा। ठीक है, ये 30 से 40 नंबर तक आने की ही मेहनत है
जो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, अलग पढ़ना पड़ेगा। कभी कभी बच्चे बोलते हैं अरे ये काम का नहीं है। भाई काम का तो नहीं है, पर अगर आपने अपना बेसिक कवर कर लिया है, ऐसा नहीं है, पहला लेवल हमेशा है बेसिक पढ़ना। पहले से ही नहीं पढ़ लेना हाई लेवल का, पहले हमें पूरा बेसिक पढ़ना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, पहले 30 नंबर तक तो आ जाओ, फिर 30 से 40 का सोचना। पहले 30 तक तो आ जाओ। 30 तक आने के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट का बेसिक तक कवर करना पड़ेगा, जो सब पढ़े बैठे हैं। फिर मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा अच्छे कंसेप्ट बनाने पड़ेंगे। फिर और मेहनत करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा उनको ना भूलने का। फिर और मेहनत करनी पड़ेगी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना पड़ेगी जिससे सभी कंसेप्ट दिमाग में घुसे रहें। फिर और मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगी जिससे कुछ भी ना भूलें एग्जाम तक। और अगर आप ये सब कर पाए तो मैं लिख के दे रहा हूं, स्टाम्प पेपर पे लिखा लो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। पर इतनी मेहनत करने की क्षमता हो तभी आपका हो पाएगा। क्योंकि आजकल बात थोड़ी कड़वी है पर सच्ची है कि आजकल बच्चों कंपटीशन हो गया बहुत ज्यादा, सीटें आ रही हैं बहुत कम। तो अगर आप रियली सच्ची में ईमानदारी से मेहनत कर पा रहे हैं तभी सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो भाई मुश्किल है। मैं बार बार बोलता हूं, मेहनत तो आपको ईमानदारी से करना पड़ेगी। ईमानदारी की मेहनत का मतलब क्या होता है? खुद से पूछो कि क्या मैं रियल में पढ़ रहा हूं। किसी को नहीं बताना है, किसी को कुछ बताना ही नहीं है। कुछ बच्चे बोलते हैं देखो सर मैंने आज 8 घंटे पढ़ाई की। अरे सर को क्या बताना है? देखो पापा आज मैंने 8 घंटे पढ़ाई की। अरे पापा को क्या बताना है, मम्मी को क्या बताना है, अपने दोस्तों को क्या बताना है? खुद को पूछो, खुद को, खुद से पूछो कि क्या आपने पढ़ाई की वो सही है, क्या आप रेगुलर पढ़ रहे हो। कुछ बच्चे होते हैं बरसाती मेंढक, 4 दिन पढ़ लिए 8-8 घंटे, 6-6 घंटे, 10-10 घंटे, अगले 1 महीने सो रहे हैं। उसी 4 दिन का गाना गाएंगे, अरे बहुत पढ़ लिया भाई 4 दिन में। अब पता नहीं है 4 दिन में पढ़ने, मैंने क्या बोला, पढ़ाई सही की। सही का मतलब है सही डायरेक्शन में पढ़ना। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इस पे हम कभी और बात करेंगे कि डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटजी क्या होती है। ठीक है ना बच्चे? चलो, तो हम वापस से अपने इस पे आ जाते हैं जो हम पढ़ रहे थे। हम क्या पढ़ रहे थे? TUF। ठीक है, अब एक लास्ट इसमें हम बात करते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज, जो इसका एडवांटेज भी है। ब्रिज रेक्टिफायर का एडवांटेज है, इसका पीक इनवर्स वोल्टेज कम होता है। उसमें आपने देखा था, उसमें पीक इनवर्स वोल्टेज 2 VM होता है, इसमें पीक इनवर्स वोल्टेज केवल VM होता है। तो इसको समझने के लिए आप सिंपल सी बात है, पीक इनवर्स वोल्टेज होता क्या है इस सर्किट से भी समझ सकते हैं। मैं इसका इक्विवेलेंट यहां बना दूंगा। पीक इनवर्स वोल्टेज होता है द मैक्सिमम पीक वोल्टेज अक्रॉस द डायोड व्हेन डायोड इज रिवर्स वाइज। जब आपका डायोड रिवर्स वाइज में है तो कितना मैक्सिमम वोल्टेज उसके अक्रॉस एपियर हो सकता है। यहां आप देखें ये दोनों डायोड रिवर्स वाइज में है। दूसरे कलर के पेन से ले लूं, नहीं तो अभी आपको दिखना खत्म हो जाएगा। कौन से कलर से ले लूं? ये ले लेता हूं, हाँ जी। ठीक है, आपका ये वाले दोनों डायोड रिवर्स वाइस है, यहां पर ये दोनों डायोड रिवर्स वाइस है। तो मैं इसके अक्रॉस जरा वोल्टेज निकाल देता हूं और आपको बता देता हूं। तो इस सर्किट को जरा मैं अच्छी तरह से बना दूं। ये देखो बच्चे, ये शॉर्ट सर्किट है, ये शॉर्ट सर्किट है, ये RL बीच में है। तो मैं यहां पर क्या लगा हुआ था, यहां पर D1 लगा हुआ था, यहां पर D3 लगा हुआ था। ध्यान से देखना जरा, मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूं। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना। मैं इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूं इसका। D1, ये D1 लगा हुआ था, ठीक है, और ये यहाँ पर D3 लगा हुआ था। देखें बच्चे, जरा मैं इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूँ। और यहाँ पर ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया, और यहाँ पर बीच में लगा हुआ है RL। क्या मैंने इक्विवेलेंट सर्किट ये सही बनाया? ध्यान से देखें, क्या मैंने इक्विवेलेंट सर्किट ये सही बनाया है? ये यहाँ पर D1 यहाँ लगा हुआ है, और यहाँ पर ये देखो ये D3, ये D1 आ गया हमारा और D3 आ गया। पहले सर्किट देख लो, पहले सर्किट देख लो कि सर क्या मैंने सही बनाया है कि नहीं बनाया है। मैं वापस से बोल रहा हूं, एक बार ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। देखें, ये D1 है और ये शॉर्ट सर्किट है। आइडियल केस में ये शॉर्ट सर्किट है, ये पूरी लाइन शॉर्ट सर्किट है। जब ये शॉर्ट सर्किट है
तो इन दोनों पॉइंट को मैं चिपका दे रहा हूं, शॉर्ट सर्किट है तो इसको यहां लिया। ए पूरी लाइन शॉर्ट सर्किट है, ए शॉर्ट सर्किट है तो इनको मैं एक साथ ले रहा हूं और ये आरएल को मिड में ले रहा हूं। ठीक है, तो अब इन दोनों को एक कर दिया, D1 ऊपर आ गया और यहां पर D3 ये देख लो, D3 जो था, D3 ए जो है हमारा, ठीक है, D3 हमारा यहां पर नीचे आ जाएगा और सिंपल सा आप देखोगे, सिंपल सा आपको क्या दिखेगा, है ना, ए यहां पर ए शॉर्ट सर्किट ए मिलेगा। इज इट ओके? क्लियर है कि नहीं है, बताओ जरा, क्लियर है कि नहीं है? ए सर्किट, ये दोनों शॉर्ट सर्किट, यहाँ शॉर्ट सर्किट, ए D1 D3 आ गया। अब ये D1 D3 ओपन है, एक्चुअल में ये दोनों ओपन है पर मैंने बना दिए जिससे आपको इतना समझ में आ जाए कि इस पर वोल्टेज कितना आ रहा है। ए आउटपुट के अक्रॉस कितना वोल्टेज था, आउटपुट के अक्रॉस जो वोल्टेज था Vm साइन ओमेगा टी था, और पीक वोल्टेज की बात करूं, पीक वोल्टेज Vm था। क्या ये सही लिखा मैंने? क्या ये सही लिखा? देखो सिंपल सी बात है, मैं फिर से बताता हूं, यहां पर मैंने ये दोनों जो थे इनको शॉर्ट कर दिया, जो डायोड फॉरवर्ड वाइज है शॉर्ट सर्किट है, इन दोनों पॉइंट को, पॉइंट अगर आप देखें दिस इज 1 और दिस इज 2, 1 और 2 को मिला दिया मैंने, यहां पर ये 3 पॉइंट है, ये 4 है, 3 और 4 को मिला दिया, 1 और 2 को मिला दिया, तो ये पॉइंट 1 और 2 को मिला दिया, ये यहाँ पर 1 और 2 मिल गए, और यहाँ 3 और 4 को मिला दिया, 3 और 4 मिल गए। अब समझ में आ रहा है, ये 1 और 2 पॉइंट मिल गए, 3 और 4 मिल गए। ठीक है, तो ये डायोड D1 यहां पहुंच गया और डायोड D3 यहां पहुंच गया, बस। अब हमारे बीच में जो RL था, RL के अक्रॉस कितना वोल्टेज मिलता है, RL के अक्रॉस Vm साइन ओमेगा टी मिलता है, ये Vm साइन ओमेगा टी, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द आउटपुट। और पीक वोल्टेज कितना मिलता है, Vm इज द पीक वोल्टेज अक्रॉस द RL। तो अब आपको एक बात क्लियर हो गई कि अगर हम पीक वोल्टेज की बात करें और आपको दिख रहा होगा तीनों ये पैरेलल में हैं, तो पीक वोल्टेज सिमिलर होगा, तीनों लाइन तीनों ब्रांच पैरेलल में है, तो आपको पता है पैरेलल में वोल्टेज सिमिलर होता है। तो जब डायोड ओपन होगा फॉरवर्ड वाइज, रिवर्स वाइज में ये ओपन होगा, तो D1 D3 इधर रिवर्स वाइज है, D1 D3 रिवर्स वाइज है इसका सिचुएशन में, तो यहां पर कितना मैक्सिमम वोल्टेज आएगा, Vm के बराबर, Vm के बराबर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? Vm के बराबर होगा, यहां पर वोल्टेज Vm है, मैक्सिमम वोल्टेज है Vm इन इस लाइन के अक्रॉस, Vm साइन ओमेगा टी, ये लोड है, प्लीज पे अटेंशन, ध्यान दें, ध्यान दें, ये हमारा लोड है, इस लोड के अक्रॉस, इस लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो Vm साइन ओमेगा टी है, हम निकाल चुके हैं, इसका पीक Vm है, इस लाइन में पीक वोल्टेज Vm है, तो ये लाइन और इसके पैरेलल में है, तो इस डायोड के अक्रॉस भी पीक Vm आएगा और इस डायोड के अक्रॉस भी Vm आएगा, और ये डायोड अभी रिवर्स वाइज में है, हमने यहां से बनाए हैं, इसलिए डायोड के अक्रॉस रिवर्स वाइज में पीक वोल्टेज Vm आएगा, दैट इज द PIV, दैट इज द पीक इनवर्स वोल्टेज। तो आपको इधर क्या समझ में आया कि इस केस में PIV, किस केस में, ब्रिज रेक्टिफायर में PIV Vm होता है, दैट इज द एडवांटेज ऑफ द ब्रिज रेक्टिफायर। और दूसरा एडवांटेज क्या है, दूसरा एडवांटेज अगर आप सर्किट को देखें, इस सर्किट को देखें, तो इस सर्किट में आपको समझ में आ रहा होगा, यहां पर आप ट्रांसफॉर्मर को हटा भी दें, अगर आपको स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं करना है, नहीं है आपका मन, स्टेप अप स्टेप डाउन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यू कैन रिमूव द ट्रांसफॉर्मर, डायरेक्टली इनपुट को इस पॉइंट और इस पॉइंट पर कनेक्ट कर दे, इनपुट को डायरेक्टली यहां पर ट्रांसफॉर्मर हटा रहा हूं मैं, ध्यान से देखें, ट्रांसफॉर्मर यहां पर हटा रहा हूं मैं, और जब आप ट्रांसफॉर्मर हटा रहे हो तो यहां पर हटाने के बाद आप डायरेक्टली इनपुट कनेक्ट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे मैंने बताया है। तो यू कैन रिमूव द ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर हटा के इनपुट लगा दो डायरेक्ट Vm साइन ओमेगा टी, आंसर वैसे ही आएगा। अभी मैं डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मर लगा देता हूं, नहीं तो आपको जो PDF मिलेगी उसमें दिक्कत हो जाएगी।
तो क्या लिख दूं मैं एडवांटेज में, इफ वी डोंट रिक्वायर ट्रांसफॉर्मर देन वी कैन रिमूव इट। आप इसको रिमूव कर सकते हो, बट वी कैन नॉट रिमूव ट्रांसफॉर्मर इन सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, बट वी कैन नॉट रिमूव ट्रांसफॉर्मर इन सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। सेंटर टैप्ड फुल वेव में आप इसको नहीं हटा सकते क्योंकि वहां पर आपको जरूरत है। ठीक है, और इसका एक और एडवांटेज आपने देख लिया, सिंपल सी बात है कि पीआईवी कम होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रिज रेक्टिफायर। ये आपको ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में था। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसमें जरा एक क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, जरा इसका करके दिखाएं। ठीक है, ये स्पेसिफिक किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, ध्यान से देखें। व्हाट इज द क्वेश्चन, ध्यान से देखें। हाँ जी, इस वेवफॉर्म के लिए रिपल फैक्टर निकालना है। चलो, ये इधर 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 ही है 0 पे। ठीक है, हाँ जी, ये हमें इस वेवफॉर्म के लिए रिपल फैक्टर निकालना है। व्हाट इज द रिपल फैक्टर? रिपल फैक्टर इज इक्वल टू वी ए सी आर एम एस, ए वोल्टेज दिया हुआ है सपोज वी ए सी आर एम एस अपॉन वी डी सी। और व्हाट इज द वी ए सी आर एम एस फॉर द ट्राइंगुलर, कोई बता सकता है? व्हाट इज द वी ए सी आर एम एस फॉर द ट्राइंगुलर वेवफॉर्म? ट्राइंगल वेवफॉर्म के लिए वी ए सी आर एम एस क्या होता है? वी एम पीक वैल्यू बाय √3। क्या ये बात क्लियर हुई? यही इंपॉर्टेंट बात है यहां जानने के लिए। एक ऐसा क्वेश्चन मैंने साइनोसोडल के लिए भी आपको दिया है, बट हियर यू कैन सी वी आर डीलिंग विथ अ ट्राइंगुलर वेव, और ट्राइंगुलर वेव में आरएमएस और पीक में रिलेशन Vm/√3 होता है, जबकि साइनोसोडल में Vm/√2 होता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बस आपको इस वेवफॉर्म से डीसी की वैल्यू निकालनी है और आपके ट्राइंगुलर का पीक वैल्यू निकालनी है। इसमें पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सा, फॉर दिस वेवफॉर्म वी हैव टू फाइंड द डीसी वैल्यू। फर्स्ट डीसी वैल्यू निकालते हैं। डीसी वैल्यू कैसे निकालोगे? मैंने आपको बताया था, एक तो डायरेक्टली आपको देख के भी समझ में आ रहा है, अदरवाइज फॉर्मूला तो है ही। देखकर क्या समझ में आ रहा है? डीसी मतलब ए यहां से कितना उठ गया, डीसी आपने ऐड की है, अदरवाइज आपका ये इस तरह का होता है। ये ट्राइंगुलर वेव है, ये 0 पर है। अब इसको आपने डीसी ऐड की तो उठा दिया। डीसी ऐड करना मतलब इसमें व्हेन यू आर एडिंग द डीसी टू द वेवफॉर्म शिफ्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड। आपने कौन सी डीसी ऐड की है? पॉजिटिव डीसी ऐड की है तो ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव डीसी ऐड की है तो नीचे चला जाएगा। और मैं आपको यहां पर एक बहुत सीक्रेट बात बता दूं, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्लैंपर। अभी जो हम क्लैंपर पढ़ने वाले, ये यही कंसेप्ट है। क्लैंपर क्या करता है अभी बता देता हूं, फिर बाद में फिर से बताऊंगा। क्लैंपर सर्किट में वेवफॉर्म में डीसी को ऐड करता है। अगर ये पॉजिटिव डीसी को ऐड कर रहा है तो पॉजिटिव क्लैंपर, अगर ये नीचे की साइड शिफ्ट हो रहा है आपका वेवफॉर्म, नीचे की साइड शिफ्ट हो रहा है वेवफॉर्म,
ये 0 है, नीचे की साइड शिफ्ट हो रहा है वेव फॉर्म, दैट इज नेगेटिव क्लैम्पर। सो वी कैन ऐड पॉजिटिव डीसी, ऊपर की साइड शिफ्ट, नेगेटिव डीसी नीचे की साइड शिफ्ट। हाँ जी, बस चलो क्लैम्पर को समझेंगे, अभी बड़े डिटेल में समझने वाले हैं, बड़े मजे से डिटेल में समझने वाले हैं, सुनते चलें। इस क्वेश्चन के लिए आप डीसी निकाल दो, तो भाई आपको अगर ये पता पड़ जाए ए वाला पॉइंट कहां पर है, तो ये डीसी पता पड़ जाएगा। कितनी डीसी ऐड कर रहे हो, ये 0 से कितना ऊपर चला गया वही तो है। अगर मैं बोलूं ये -6 है, तो आप बोलोगे इसमें -6 डीसी ऐड की गई है। आपको ये पता पड़ जाए पॉइंट कितना है। इस पॉइंट को पता करने के लिए कुछ नहीं करना है, इसका पीक टू पीक पता करो। इस वेवफॉर्म का पीक टू पीक कितना है, इस वेवफॉर्म का लोअर पीक ए है, हायर पीक ए है। इज इट क्लियर? डायरेक्ट पता करना है तो बता रहा हूं, अदरवाइज फॉर्मूला तो अभी मैं बताने ही वाला हूं। तो आपको डायरेक्ट करना है, इसको हटा देता हूं जरा, मुझे लिखना है यहां पर। हाँ जी, तो आप जो वेवफॉर्म दी गई है उसका पीक से पीक की वैल्यू निकाल लो पहले। हाँ जी, तो इसका पीक क्या है, व्हाट इज द पीक 10, व्हाट इज द लोअर पीक 4, तो पीक टू पीक क्या आ गया, पीक टू पीक वोल्टेज कितना आ गया, पीक टू पीक वोल्टेज दैट इज 4 to 10, दैट इज 6 वोल्ट इज द पीक टू पीक। पीक टू पीक वोल्टेज 6 है, तो इसका एक इतना पॉजिटिव पीक बता सकते हो कितना होगा, जब पीक टू पीक 6 है तो ये 3 होगा, इसका पीक वोल्टेज 3 आएगा। क्या मैंने सही निकाला? वेवफॉर्म का पीक टू पीक वोल्टेज यहां से यहां तक का वोल्टेज 10 और 4 के बीच 6 है, तो पीक वोल्टेज 3 आएगा, मैंने लिख दिया। और पीक वोल्टेज 3 है, तो डेफिनेटली आप जो 3 नीचे आओगे तो ये 7 होगा। इज इट क्लियर? और समझ में आया कि नहीं आया? ये 4 है, ये 7 है, और यहां से 3 ऊपर जाओगे तो 10 मिलेगा। समझ में आया? समझ में आया? पीक टू पीक 6 है, पीक वैल्यू 3 है, तो यहां से 3 नीचे आओगे तो आपको 7 पर ए लाइन मिल जाएगी, और 3 नीचे आए तो ए मिल जाएगा। तो यहां का डीसी वोल्टेज जो आ गया दैट इज द 7। नहीं सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये आप क्या गुणा भाग कर रहे हो? भाई समझ में नहीं आ रहा है तो ज्यादा दिमाग पे लोड ना दें, ये डीसी निकालने का, एवरेज निकालने का फॉर्मूला पढ़ लें। एवरेज वैल्यू या डीसी वैल्यू निकालने के लिए जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है वी मैक्सिमम प्लस वी मिनिमम डिवाइड बाय 2, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एवरेज या डीसी। तो मैक्सिमम कितना है 10 है, मिनिमम कितना है 4 है, डिवाइडेड बाय 2, 14 डिवाइड बाय 2 7। सो डीसी की निकाल लो यहां से, या ये फॉर्मूला लिखा है यहां से निकाल लो, ज्यादा लोड ना दें दिमाग को। अब डीसी निकल आया, पीक वैल्यू निकल आई, पीक भी तो समझ में आया, डीसी आ गया, डीसी 7 आ गया, तो यहां से पीक वैल्यू, दिस इज द पीक। किसी को दिक्कत तो नहीं है, ये पीक वैल्यू होती है, दिस इज द पीक वैल्यू, पॉजिटिव पीक नेगेटिव पीक। अब फॉर्मूले में रख दो और आंसर दे दो भाई। वीएसी आरएमएस कितना होगा, पीक को डिवाइड कर दो, वीएसी आरएमएस क्या है, पीक इज द 3 डिवाइडेड बाय √3, दिस इज द वीएसी आरएमएस, पुट इन द फॉर्मूला। तो आर इज द वीएसी आरएमएस, 3/3 लिख देता हूं, अदरवाइज √3 आ जाएगा, किसी को दिक्कत तो नहीं है, लिख देता हूं, अदरवाइज √3 से ऊपर √3 बचेगा। और VDC कितना है 7, तो व्हाट इज द आंसर, √3/7। कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन ज्यादा दिमाग उसमें नहीं लगाना है, आंसर यही डायरेक्ट इसमें दिया है √3/7। दिस इज द क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है ना, ये आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल है। तो इस तरह से हमें इसमें सॉल्व करना है। यहां पर आपका रेक्टिफायर कंप्लीट हो जाता है, यहां पर आपका रेक्टिफायर कंप्लीट हो जाता है। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास आपको क्या देखना है, फिल्टर देखना है, और उसके बाद हम फिल्टर, बेसिक फिल्टर के एग्जांपल देखने वाले हैं, देन हम क्लीपर देखेंगे, देन क्लैम्पर देखेंगे, और जब हम क्लीपर क्लैम्पर कंप्लीट कर लेंगे देन अवर टॉपिक डायोड सर्किट विल बी कंप्लीटेड। डायोड सर्किट में यही 3 तरह के टॉपिक हमको देखना है। चलिए बच्चों, तो आई होप आपको पूरा रेक्टिफायर समझ में आया होगा। मैंने बहुत कोशिश की है, बड़े प्यार से इत्मीनान से हिंदी इंग्लिश सभी भाषाओं में, लैंग्वेज में, दोनों लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। और आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार और देखें, पहली बार जो बच्चे पढ़ रहे हैं हो सकता है उन्हें दिक्कत हो, बट इट इज श्योर एंड गारंटेड, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे वीडियो पर, अपने स्किल्स पर,
थोड़ी सी पढ़ने की हैबिट बढ़ाएं, थोड़ा सा चीज़ों को समझें, तो चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आने लगेंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या, फिल्टर्स, और फिर क्लीपर, और फिर क्लैम्पर। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मूल मंत्र क्या है हमारा, मेहनत करें, सफलता जरूर मिलेगी। ईमानदारी से की गई मेहनत व्यर्थ बर्बाद नहीं जाती। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।